इस पूरे वीडियो में एक कमी है, आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि वो क्या कमी है। अगले वीडियो में मैं उस कमी को भी बताऊंगा और साथ ही साथ जिसका पहले कमेंट आएगा उस कमी को लेकर के मैं उसे कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट भी दूंगा। वो गिफ्ट क्या होगा ये सरप्राइज़ है, तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग हमारे चैनल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है। देखिए, मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट में ये कहा कि सर आप जिस तरीके से आईपीसी को बता रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छा लग ही रहा है, लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि आप अपराध के लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है आईपीसी में, वो किस अपराध के लिए कितना दंड है उसको भी डिस्क्लोज करते चलिए और उसको याद करने का एक तरीका बताइए। इसके लिए हम आप लोग को एक सिंपल सी बात बताते हैं। देखिए, सारे अपराध को सेक्शन वाइज रखा गया है और चैप्टर वाइज रखा गया है। जैसे आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में। क्या नाम है? राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में। इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर को देखा जाए तो इस अध्याय का नाम है अध्याय 6। सेक्शन वाइज देखा जाए तो 121 से लेकर के 130 तक कुल 10 धाराएं इसमें हैं। हमको इसके दंडों को याद करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके शेड्यूल फर्स्ट पे जाते हैं। सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में अगर हम इस चैप्टर को देखें तो चैप्टर नंबर 6 जो है ये ट्राइबल बाई सेशन है। ट्राइबल बाई सेशन, देखिए यहां से हमको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो ये पता चलेगा कि इसमें अपराध किस हद तक होगा, दूसरा हमको ये पता चलेगा कि हमारे दिमाग में एक सेटअप बैठ जाएगा कि अगर इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध होगा तो कहीं ना कहीं ये किस मजिस्ट्रेट के द्वारा या किस जज के द्वारा इसका ट्रायल किया जाएगा। तो हम जब इसमें आते हैं ट्राइबल बाई सेशन, जब हम देखते हैं अध्याय 6 को, तो इसमें पूरे सेक्शन ट्राइबल बाई सेशन नहीं है एक्सेप्ट 128। 128 जो है ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा है। ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, यानी 121 से 130 में जितने भी अपराध हैं उसमें केवल अगर 128 को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट जो ट्रायल करेंगे वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं होंगे बल्कि सेशन ट्रायल होगा। यानी इसके लिए जिला जज होंगे या अपर जिला जज इसका ट्रायल करेंगे, इसका विचारण करेंगे। तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो आ गया कि ये अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। हम इसको सेक्शन वाइज भी डिस्क्लोज करेंगे, हम इसको सेक्शन वाइज भी आपको सारी चीज़ों को बताएंगे किस तरीके से 121 में क्या है, 122 में क्या है, 123 में क्या है, 124 में क्या है, 125 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29, 30, ये टोटल सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इसको हम पूरा देखेंगे। लेकिन दिमाग में एक थीम आपके बन गया, वो थीम ये है कि आप इस अपराध को जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। इस शेड्यूल फर्स्ट में हम दो चीज़ें देख लिए, एक तो ट्राइबल बाई सेशन है, दूसरा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो संज्ञेय अपराध है। सीआरपीसी में जब हम आएंगे तो संज्ञेय और असंज्ञेय के बारे में अच्छे से बताएंगे आपको, लेकिन ये संज्ञेय अपराध है। ठीक है, तो जितने भी अपराध हैं 128 भी संज्ञेय है और सब के सब 128 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 128 जमानती है और 128 के अलावा ये जितने भी अपराध हैं ये सब अजमानती हैं। ठीक है, तो आपको कई सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल गई। आपको ये पता चल गया कि राज्य के विरुद्ध अपराध देखने से ही महसूस हो रहा है। आप जरा महसूस करिए कि आपको लग नहीं रहा है कि हम सरकार के खिलाफ यदि कोई बात करेंगे, यानी अपने सिस्टम के, अपने राज्य के खिलाफ यदि कोई बात करेंगे तो निश्चित रूप से गंभीर प्रकृति का अपराध है। बात समझ में आ रही है? तो हमने इसमें क्या देखा कि जो चैप्टर नंबर 6 है, अब क्वेश्चन वाइज भी इसको जरा समझते चलिएगा। देखिए, क्वेश्चन वाइज जब दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू होता है तो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन ये बन के आता है, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 6
किस अपराध से संबंधित अपराध है। प्री में उठा करके पूछ दिया अगर, तो आपके दिमाग में अगर ये बात रहेगी तो आप सीधे लिख देंगे कि राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। सेक्शन कितने हैं? 121 से लेके 130, कुल 10 सेक्शन है इसमें। दिमाग में आपकी ये बात रहेगा। दूसरा, राजद्रोह किस अध्याय से संबंधित अपराध है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा अध्याय नंबर 6 राज्य के विरुद्ध से संबंधित अपराध के विषय में, जिसमें बताया गया 124A में राजद्रोह क्या है। तो ये तुरंत की तुरंत चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, और 121 से 130 आपके दिमाग में अगर बैठा रहेगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। चलिए इसके आगे हम लोग इसको और अच्छे से देखते हैं। अब आते हैं हम सीधे अपने सेक्शन की तरफ। 121 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ क्या करता है? नंबर 1, युद्ध करेगा। क्या करेगा? युद्ध करेगा। नंबर 2, क्या करेगा? युद्ध करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है। नंबर 3, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा। यानी परिभाषा निकल के क्या आ गई? परिभाषा निकल के आ गई कि कोई भी व्यक्ति यदि विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें उसे दंड दिया जाएगा मृत्यु दंड। और नंबर 2 पे दिया जाएगा आजीवन कारावास। और जुर्माना साथ में इंक्लूड रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी 121 क्या कहता है? युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम मृत्यु दंड देंगे, आजीवन कारावास की सजा देंगे और जुर्माना भी देंगे। ठीक है। ये इसके बीच में या लग जाएगा, यानी या मृत्यु दंड देंगे या आजीवन कारावास देंगे, लेकिन जुर्माना इंक्लूड करके देंगे। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रही बात? तो आपने देखा 121। अब एक चीज़ और बताइए कि हमें इसको देखने से कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है कि जो विधि द्वारा प्रदत्त सरकार है, उस सरकार के खिलाफ आप जा करके कोई आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन ऐसा आंदोलन हो जो रिवॉल्यूशन के तरीके से हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो सरकार के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए हम सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। अभी मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। बहुत ही रिसेंट मामला है, गोरखनाथ मंदिर में एक व्यक्ति जिसका नाम अब्बासी मुर्तजा करके था, वो व्यक्ति हथियार लेकर के घुस जाता है। आपको पता होगा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है, वो इसी सेक्शन में दी जाती है 121 के तहत। इसके अलावा भी सेक्शंस लगे थे, लेकिन 121 भी उसमें लगा था। ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है? तो आपने देखा इस तरीके से 121। अब दूसरा देखते हैं 121A। 121A क्या कहता है? 121 ये कहता है कि जो कोई 121 में परिभाषित अपराध को करने का आपराधिक षड्यंत्र करेगा। क्या करेगा? आपराधिक षड्यंत्र करेगा। अगर कोई व्यक्ति जो धारा 121 में परिभाषित अपराध है उसको करने का आपराधिक षड्यंत्र भी यदि कोई व्यक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा। लेकिन वहां पे मृत्यु दंड तक की बात नहीं कही गई है। वहां कहा गया है उसको दो दंड, यानी पहला हो जाएगा आजीवन कारावास और दूसरा हो जाएगा 10 साल तक की सजा। देखिए धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी निकल रहा है। सीढ़ी बाई सीढ़ी कैसे? मतलब यहाँ मृत्यु दंड था, मृत्यु दंड से नीचे आजीवन कारावास था। मेरे साथ याद करते चलिए, आजीवन कारावास और 10 साल तक की सजा, इससे थोड़ा छोटा। इसके बाद आते हैं 122 कि जो कोई व्यक्ति युद्ध करने की नियत से आयुध, व्यक्तियों का संग्रह या युद्ध करने के प्रयत्न के लिए जो भी उसके पास में संसाधन है उसको जुटाने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी आयुध वगैरह का संग्रह करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितना दंड दिया जाएगा? ऐसे व्यक्ति को भी आजीवन कारावास यानी
आयुध इत्यादि का संग्रह, आयुध इत्यादि का संग्रह। इसके लिए भी सजा सेम। 122 क्या कहता है कि जो कोई भारत की सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए आयुध का संग्रह करेगा, व्यक्तियों का संग्रह करेगा या ऐसा संग्रह करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा। इसके लिए दंड उतना ही लगेगा जितना आपराधिक षड्यंत्र करने पे लगता। 122 क्लियर हो गया। अब आते हैं, देखते हैं 123 क्या है। आप मेरे साथ याद करते चलिए, दिमाग में एकदम रिपीट करते चलिए, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी सारी चीजें याद हो जाएंगी। 123 बहुत ही सो सिंपल है। इस युद्ध की परिकल्पना को छिपाना, छिपाने का उद्देश्य क्या है आपका? इस युद्ध की परिकल्पना को आप क्यों छुपा रहे हैं? ताकि युद्ध आसानी से हो जाए। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे इस बात की जानकारी हो जाती है कि हमारे भारत के सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति युद्ध करने जा रहा है और इस जानकारी को होने के बाद भी यदि वो उसको हो जाने देने के लिए इस जानकारी को छिपाता है, इस परिकल्पना को छिपाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी दंड का भागी होगा। उस व्यक्ति को कितना दंड दिया जाएगा? 10 साल। 10 साल किस बात के लिए दंड? युद्ध की परिकल्पना को छिपाने के लिए दंड में, युद्ध की परिकल्पना को छिपाना। यानी हमने 123 भी देख लिया। अब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, आप ध्यान से जरा दिमाग में सेटअप बैठा के देखिए। तो सबसे पहले वाले में क्या था? 121 में मृत्युदंड, आजीवन कारावास। 121 ए में क्या था? आजीवन कारावास, 10 साल तक की सजा। 122 में क्या था? आजीवन कारावास, 10 साल तक की सजा। 123 में क्या है? 10 साल तक की सजा। क्लियर हो रहा है दिमाग में? एक सेटअप बन रहा है। यानी हम एक सीढ़ी नीचे बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं? भारत की सरकार के खिलाफ ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। यहां तक आपको बात क्लियर कर समझ में आ गया? एकदम मैं आपको विश्वास दिला के रखता हूं कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो चैप्टर नंबर 6 जीवन में कभी आपको नहीं भूलेगा। इस चैप्टर नंबर 6 को याद कराने की जिम्मेदारी हमारी, इसकी गारंटी हमारी। और प्री का या मेंस का कोई भी क्वेश्चन आवेगा, अगर इस चैप्टर नंबर 6 से आता है तो 100% आप उसको सॉल्व करके आएंगे। सेक्शन का फॉर्मेट आपको मैंने पहले बता दिया। एक और भी मैं बताता हूं, जैसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता में किस तरीके की व्यवस्था की गई है, इसको आप विश्लेषित करिए, इसको आप डिस्क्लोज करिए, तो आप उस तरीके से इसको पूरा डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अब सेक्शन नंबर 124 क्या कहता है? 124 ये कहता है कि यदि हमारे भारत का राष्ट्रपति और या हमारे प्रदेश के राज्यपाल, देश के किसी भी प्रदेश के राज्यपाल को कोई भी व्यक्ति कहता है, किसको किसको? राष्ट्रपति और नंबर 1 और नंबर 2 राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या करता है? कोई भी व्यक्ति उन पर हमला करता है, क्या करता है? उन पर हमला करता है। और क्या करता है? सदोष अवरोध करता है। क्या करता है? सदोष अवरोध करता है या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करता है। और ये सब करने के पीछे उसका आशय क्या है? उसका इंटेंशन क्या है? उसका 2 इंटेंशन है। पहला, किसी विधिपूर्ण प्राधिकार यानी विधिपूर्ण कार्य को करने के लिए विवश किया जाए, या दूसरा, न करने के लिए विवश किया जाए। अब आप इसको समझिए, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं या किसी भी प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन पर कोई व्यक्ति हमला करता है और हमला करने का उसका उद्देश्य ये है, या उनको सदोष अवरोध करता है। सदोष अवरोध का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र में जाने से या किसी एक दिशा में जाने से रोकना, या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, तो
तो उसका इंटेंशन क्या है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है? उसका एकमात्र इंटेंशन ये है कि हम राष्ट्रपति या राज्यपाल को विवश कर दें कि वो किसी ऐसे कार्य को जिसको उसको नहीं करना चाहिए, या किसी ऐसे कार्य को जिसको उसको उस समय करना चाहिए लेकिन उसको कुछ समय पहले उससे करवाया जाए। यानी मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज ये है कि जो कार्य भारत की सरकार के पैरेलल चल रहा हो, या भारत की सरकार जैसा चाहती हो उस तरीके से कार्य चल रहा हो, उसमें अस्त व्यस्त करना। बात समझ में आ रही है? उसमें हम कोई ना कोई उठापटक करवा सकें। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति हमला करता है, सदोष अवरोध करता है, सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम दंडित करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को दंडित कितने साल के लिए करेंगे? 7 साल तक की सजा। ऐसे व्यक्ति की सजा कितनी है? 7 साल तक। सीक्वेंस दिमाग में बैठ रहा है? 121 में मृत्युदंड, आजीवन कारावास। 121 ए में आजीवन कारावास 10 साल तक की सजा। 122 में आजीवन कारावास 10 साल तक की सजा। 123 में 10 साल तक की सजा। 124 में 7 साल तक की सजा। दिमाग में सेटअप बैठ रहा होगा आपके। आप इसी तरीके से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप देखेंगे कि लास्ट होते होते 121 से लेकर 130 तक सारा का सारा सेक्शन आपके टिप्स पे हो जाएगा, और सारे के सारे सेक्शंस के अपराध भी आपके टिप्स पे हो जाएंगे, और उसके दंड भी आपके टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम 125 की तरफ, 124 ए की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार प्री में, मेंस में, हर जगह पूछा हुआ सवाल है। राजद्रोह, जो कि अब हमारी नई आईपीसी में संभवतः नहीं रहेगा, अभी तक तो वो आया नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आएगा, वीडियो ये आ चुके हैं कि राजद्रोह को अब नई वाली आईपीसी से समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। चलिए आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन को, आईपीसी के सेक्शन 124 ए को। ये कहता है राजद्रोह। राजद्रोह क्या है? राजद्रोह का मतलब एक अंदर भावना पैदा करना, विद्रोह की भावना पैदा करना। ये विद्रोह की भावना कैसे पैदा होगी? हमने क्या किया है? हमने 3 काम किया। लिखकर, बोलकर और संकेत द्वारा। और चौथे नंबर पे आता है दृश्य रूपण। दृश्य रूपण का मतलब होता है पोस्टर वगैरह चिपकाना, या जाकर के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, आजकल तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाकर के हम किसी भी चीज़ का दृश्य रूपण करते हैं, उसको दिखाते हैं। ठीक है, इन चारों प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं? अप्रीति पैदा कर रहे हैं। अप्रीति पैदा करना या प्रदीप्त करना, या ऐसा करने का प्रयत्न करना। ठीक है, यानी हमने क्या किया? हमने राजद्रोह का अपराध कब किया? यह कब माना जाएगा? जब हमने किसी भी लिखने वाले शब्दों के माध्यम से, या लिख करके, या बोल करके, या संकेत द्वारा, या दृश्य निरूपण द्वारा। यह 4 प्रकार हैं। देखिए प्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऑप्शनल में दे देता है कि राजद्रोह में इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक हटा दे, जैसे दृश्य निरूपण हटा दे, 3 दे दे, तो जो हटाया जाएगा वो एक हम मानेंगे कि ये राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, राजद्रोह के आवश्यक तत्व के तौर पे इनको देखा जाता है। 4 तरीका है। पहला क्या है? लिखकर। दूसरा क्या है? बोलकर। तीसरा क्या है? संकेत द्वारा। चौथा क्या है? दृश्य रूपण द्वारा। यदि इन चारों प्रकार से, यानी चारों माध्यमों से हम किसी भी सरकार के खिलाफ लोगों के मन में अप्रीति पैदा करते हैं, अप्रीति का मतलब होता है वैमनस्यता का भाव, सरकार बहुत खराब है, सरकार बहुत नाकाम है, सरकार बहुत नकारा है, ये सामान्य दृष्टिकोण में यदि ऐसी अप्रीति, हमने ये सारा काम किया। अभी देखिए बहुत सारा मैटर चल रहा है। बहुत सारा मैटर क्या चल रहा है कि हम लोग जाते हैं मंच पे, लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, और भाषण में बोलते हैं सरकार बहुत निकम्मी है, सरकार ने ये काम अच्छा नहीं किया, सरकार ने वो काम अच्छा नहीं किया। हमारा उद्देश्य अप्रीति पैदा करने का तो रहता है, देखने में तो ऐसा महसूस होता है, सरकार को लोग, बहुत सारे लोग गाली भी दे देते हैं, लेकिन वो राजद्रोह की श्रेणी में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि यदि सरकार की किसी नाकामी को गिनाया जाए इस उद्देश्य से कि उसमें सुधार लाया जाए, यानी हमारा उद्देश्य सरकार के खिलाफ घृणा पैदा करवाने का नहीं है,
बहुत ही पेचीदा मामला है। पेचीदा क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल दूध और पानी एक साथ मिक्स हैं, सिवाय सारस के इसको कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, क्योंकि कोर्ट के सामने जब ये बात आती है कि ये अप्रीति पैदा कर रहा था, तो कोर्ट बहुत ही बारीक तरीके से इसको अलग करती है। जिस तरीके से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, किसी का भी भाषण, किसी राजनेता का भाषण आप सुन लीजिए, आपके अंदर से ये भाव आना शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो राजद्रोह कर रहा है। लेकिन वो एक्सेप्शंस का जो है हवाला दे करके कि साहब हम ये बात कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास अप्रीति पैदा करने का ये भाव नहीं था, हम अप्रीति पैदा नहीं करना चाहते थे, घृणा पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम सरकार को उसके कार्य में नाकामी को दिखा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो यह राजद्रोह की श्रेणी में आता है। और इसके लिए जो दंड की व्यवस्था की गई है, इसके लिए भी 2 दंड की व्यवस्था की गई है। पहला दंड है आजीवन कारावास। क्या है? आजीवन कारावास। और दूसरा दंड क्या है? 3 साल तक की सजा। और या है जुर्माना। यानी राजद्रोह के लिए एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए। आइए फिर से देखते हैं 121 में क्या बताया था, फटाफट उंगली पे टिप्स पे आ जाइए। 121 मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ठीक, और जुर्माना भी साथ में ऐड होगा। 121 ए में क्या था? आजीवन कारावास और 10 साल तक की सजा। 122 में क्या था? वही सेम टू सेम आजीवन कारावास 10 साल तक की सजा। 123 में क्या था? 10 साल तक की सजा। 124 में क्या था? 7 साल तक की सजा। और 124 ए में आजीवन कारावास और 3 साल तक की सजा या जुर्माना। ठीक है, एकदम दिमाग में टिप्स बना के रखिए, आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और इसके बाद हम आते हैं 125 में। 125 क्या कहता है? 125 सो सिंपल है। अब मैं आपको समझाता हूं। इस 125 को हम लोग एक तरीके से ऐसे समझते हैं कि 125 हमारे भारत के साथ जो एशियाई देश हैं, जो मैत्री संबंध बनाए रखे हुए हैं, यदि उनके ऊपर युद्ध करने की नियत से कोई अटैक करता है तो उसको भी हम दंडित करेंगे। ठीक है, यानी एशियाई देश के खिलाफ यदि कोई युद्ध करेगा तो क्या होगा? इसको भी हम दंडित करेंगे। इसके लिए भी कितना सजा देंगे? आजीवन कारावास और 7 साल तक की सजा। यानी 125 क्या कहता है? आजीवन कारावास या 7 साल तक की सजा का प्राविधान है। अब मैं बता दूं आपको, जहां पे एशियाई देश वाली बात आएगी वहां 7 साल ऐड कर लीजिएगा। आजीवन कारावास, 7 साल तक की सजा। 126 में जब हम आएंगे तो 126 में सेम यही बात कही गई है कि एशियाई देश में जाकर के युद्ध करने की नियत से तो जाता ही नहीं है, वो युद्ध करने की नियत से जाकर के लूटपाट करता है। ठीक है, तो यदि कोई जाके लूटपाट करता है तो उसके लिए सजा कितनी हो जाएगी? बस इसको यहां से हटा लीजिए, 7 साल तक की सजा। ठीक है, और 127 में क्या कहता है? 127 भी सो सिंपल है कि जो कोई 125 या 126 में कोई लूटपाट करता है या किसी एशियाई देश में जाकर के ऐसी कोई घटना कारित करता है और ऐसा करके वो व्यक्ति उस चीज़ों को, संग्रह को अपने पास में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो दंड का प्राविधान है वो भी 7 साल। इस 126 को हम लोग फिर से डिफाइन कर लेते हैं, 127 को हम लोग फिर से क्लियर कर लेते हैं। 127 ये कहता है कि जो कोई 125 या 126, यानी 125 क्या कहता है? किसी एशियाई देश के खिलाफ युद्ध करता है, और 126 करता है कि ऐसे ही देश के भीतर जाके लूटपाट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम दंडित करेंगे। इसके लिए सजा कितनी दी थी? 7 साल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी 127 तक हमारी सारी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल फीड हो गई। अब हम आते हैं 128 को देखते हैं। 128 ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति लोक सेवक होने के नाते ये 128 130 के साथ पढ़ना है। ये व्यवस्था लोक सेवक के लिए है 128 की,
और 130 की व्यवस्था है आम जनमानस के लिए, आम पब्लिक। ठीक है, लोक सेवक यदि वही काम करेगा और आम पब्लिक वही काम करेगी, दोनों में अंतर क्या होगा? कोई अंतर नहीं होगा, दोनों को दंड उतना ही दिया जाएगा। आम पब्लिक हो चाहे लोक सेवक हो, किसी राज्य कैदी को भागने में यदि सहयोग करेगी या संश्रय देगी, भागने में सहयोग करेगी या संश्रय देगी, ऐसे कंडीशन में उसको 2 सजा दी जाएगी। कौन कौन सा? आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा। ठीक है, यही भागने में सहयोग करना या संश्रय देना कोई अगर आम आदमी करेगा तो उससे भी वही सजा दी जाएगी, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा। अब आपका केवल एक सेक्शन बचा 129, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 कारणों से। कारण नंबर 1, 129 पूरे राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में यही एकमात्र ऐसा धारा है जिसके लिए ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, ट्राइबल बाई सेशन नहीं है, यानी इसकी सज़ा कम होगी। और मज़े की बात यह है कि इसकी सज़ा कितनी होगी? महज 3 साल। 3 साल सज़ा क्यों है? क्योंकि कोई लोक सेवक अपने कार्य का लोप करता है। कार्य का लोप कैसे करता है? वो उपेक्षा करता है। किस बात की उपेक्षा करता है भाई? कोई राज्य कैदी उसके कैद से भाग जाए, यानी राज कैदी को भाग जाने में लोप करता है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी लोक सेवक यदि राज कैदी को, जैसे लोक सेवक का काम क्या है? आपको हमने एक कैदी दे दिया या एक कैदी आपकी अभिरक्षा में है, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको उसकी अभिरक्षा में बना के रखिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको भगाया नहीं, लेकिन वो भाग जाए और भागने के बाद आप बिल्कुल निरस हो गए, आपने उपेक्षा की, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको दंडित किया जाएगा। उसकी सज़ा होगी 3 साल। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, ट्राइबल बाई सेशन नहीं है। यही एकमात्र ऐसी धारा है जो इस चैप्टर नंबर 6 में ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, जिसके लिए सज़ा है मात्र 3 साल तक की या जुर्माना। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल सेक्शन, ये रहा पूरा चैप्टर नंबर 6। अब आप इसको अगर फिर से एक बार दोहरा लें तो आपके दिमाग में पूरा 121 क्या कहता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास। 121 ये क्या कहता है? आजीवन कारावास 10 साल तक की सजा। 122 क्या कहता है? सेम टू सेम, आजीवन कारावास 10 साल तक की सजा। 123 क्या कहता है? 10 साल तक की सजा। 124 क्या कहता है? 7 साल की सजा। 125 क्या कहता है? आजीवन कारावास 7 साल तक की सजा। 126 क्या कहता है? 7 साल तक की सजा। 127 क्या कहता है? 7 साल तक की सजा। 128 क्या कहता है? 3 साल की सजा। 129 क्या कहता है? 128 कहता है आजीवन कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 साल तक की सजा। 129 कहता है 3 साल तक की सजा, और 130 भी कहता है आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में के विषय में आपने पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के लास्ट होते होते आपको 130 से 121 से लेके 130 तक पूरे सेक्शन याद हो गए होंगे, और किस में कितनी सजा है ये भी याद हो गया होगा। आप लोगों ने इतना अमूल्य समय दिया, और आप यूं ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।